हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स एंड दिस इज पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम 8.2 टॉपिक गेट ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे, जिसमें हम एनिमल्स के मूवमेंट पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अर्थवर्म, स्नेल, स्नेक, कॉकरोच, बर्ड एंड फिश। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6 साइंस इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो सभी एनिमल्स एक जैसे नहीं होते, सबके बॉडी पार्ट्स डिफरेंट होते हैं और इसीलिए सबके मूवमेंट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले अर्थवर्म में कैसे वो मूव करते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ द अर्थवर्म। अर्थवर्म के पास कोई भी लेग्स नहीं होते, इसलिए ये वॉक नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई द मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड क्रॉलिंग। अर्थवर्म क्रॉल करता है, रेंगता है ज़मीन पे। अर्थवर्म की बॉडी को अगर हम जूम करके ऑब्जर्व करके देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा? हमें बहुत सारे रिंग्स नज़र आएंगे इस तरीके से, जो एक के बाद एक जॉइन किए हुए हैं। Body of an earthworm is made up of many rings joined end to end। और इसका बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होता है, लचीला होता है। इसके बॉडी के अंदर बोन्स नहीं होते। जो सॉफ्ट पोर्शन हमें नज़र आता है वो इसकी बॉडी का मसल होता है और यही मसल उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इस वीडियो में हम अर्थवर्म के मूवमेंट को देख सकते हैं। अर्थवर्म अपने फ्रंट पोजीशन को स्ट्रेच करके सामने लेके जाता है और फिर पीछे वाले पोजीशन को उठा के सामने की तरफ लेके आता है। मतलब ये एक बार एक्सटेंड करता है अपना फ्रंट बॉडी, एक्सटेंड मतलब स्ट्रेच करके लेके जाता है, और फिर पीछे का जो पोर्शन है उसे आगे लेके आता है। सो पॉइंट नंबर 3 वी कैन से they move by expansion and contraction of their muscle। expansion मतलब अपने मसल को खींच के बड़ा कर लेना, और contraction मतलब इसी बड़े हुए पोजीशन में से छोटा करके अपने बॉडी को शॉर्ट कर लेना। जब वो मूव कर रहा होता है वो पहले अपने फ्रंट पार्ट के बॉडी को एक्सटेंड कर लेता है, खींच के बड़ा कर लेता है, कीपिंग द बैक पोजिशन फिक्स्ड टू द ग्राउंड। और उसके बाद आगे का पोजीशन जब खींच के वो ग्राउंड में फिक्स कर लेता है, व्हेन इट फिक्सेस द फ्रंट पार्ट इट रिलीजेस द बैक एंड एंड कम्स फॉरवर्ड। तो जब इसने अपना बॉडी फ्रंट पार्ट को स्ट्रेच करके सामने फिक्स कर लिया, इस फिक्सेशन को करने के लिए भी उसके बॉडी के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे बाल जैसे टाइनी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिसे हम टाइनी ब्रिसल्स कह सकते हैं। दीज आर द स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। दीज टाइनी हेयर लाइक ब्रिसल्स हेल्प इट टू ग्रिप द ग्राउंड। अर्थवर्म को मूव करने में आसानी हो इसीलिए वो अपने बॉडी से एक फिसलने वाले स्लाइमी मटेरियल को सिक्रीट करता है मतलब उसके बॉडी से ये रिस कर स्लाइमी चीज़ निकलता ही रहता है। दिस स्लाइमी सब्सटेंस हेल्प इस बॉडी टू मूव। अर्थवर्म सॉइल में रहता है और अपने रास्ते पे उसे जो भी मिलता चला जाए वो खाता चला जाता है और अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर निकालता रहता है। और जो ये वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकालता है वो उसके लिए तो वेस्ट है, लेकिन फील्ड के लिए वो एज अ मैन्योर वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए अर्थवर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड। अगर फार्मर की फील्ड में बहुत सारे अर्थवर्म हैं तो फार्मर को किसी भी केमिकल मैन्योर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अर्थवर्म के इसी बॉडी वेस्ट से ही प्लांट्स को मैन्योर मिल जाता है। और इस चीज़ को, अर्थवर्म के यूज़ को, अर्थवर्म के वेस्ट का यूज़ करके फील्ड में मैन्योर देने के प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग भी कहते हैं। बुक में हमारा नेक्स्ट एनिमल है स्नेल। स्नेल के भी लेग्स नीचे से नहीं होते, इसलिए वो वॉकिंग नहीं कर सकता। That is why the movement of snail is called creeping। अर्थवर्म की तरह ही स्नेल का जो बॉडी होता है वो भी बहुत ही सॉफ्ट मसल से बना हुआ होता है और अंदर उसके बोन्स नहीं होते, लेकिन स्नेल का एक आउटर कवर होता है जो बहुत ही हार्ड होता है। ये चीज़ अर्थवर्म के पास नहीं होता और इसी हार्ड कवरिंग के अंदर स्नेल अपने इस टेल को अंदर ले सकता है, अपने हेड वाले बॉडी को भी अंदर ले सकता है, एंड लाइक दिस इट प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड डेंजर्स। और स्नेल के इसी
आउटर हार्ड कवरिंग को हम स्नेल का स्केलेटन भी बोल सकते हैं, बट दिस स्केलेटन इज नॉट बोन्स एक्चुअली, दिस इज जस्ट अ आउटर स्केलेटन एंड सच टाइप ऑफ क्रीचर विच हैव द आउटर हार्ड स्केलेटन वी कॉल सच क्रीचर्स आर हैविंग एक्सोस्केलेटन। अगर किसी स्नेल को उठा के आप ग्लास के ऊपर रख देंगे और नीचे से उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, सो व्हाट आर द बॉडी पार्ट्स यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व। एक जो बड़ा सा स्नेल का बॉडी होगा उसे हम फुट ऑफ द स्नेल कहते हैं। ये जो बाहर से हार्ड मटेरियल टाइप का चीज़ होता है जिसमें स्नेल अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसे हम शेल बोलते हैं। और स्नेल के हेड के ऊपर जो दो एंटीना टाइप का चीज़ होता है इसे हम टेंटैकल्स बोलते हैं। नाउ ये जो स्नेल का बॉडी होता है जिसे हम फुट बोलते हैं, ये फुट बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स से बना हुआ होता है। स्नेल को जब भी आप मूव करते हुए देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्नेल अपने पीछे एक स्लाइमी लिक्विड को छोड़ता चला जाता है, मीन्स इट ऑल्सो सिक्रिएट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस विच हेल्प्स द स्नेल टू मूव अलॉन्ग द ग्राउंड। नेक्स्ट इन आवर टेक्स्ट बुक इज कॉकरोच। कॉकरोच के बॉडी में हम उसके लेग्स देख सकते हैं, इसीलिए वो हमें ज़मीन पे वॉक करता हुआ, रन करता हुआ नज़र आता है। और कॉकरोच के विंग्स भी होते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पे वो फ्लाई भी कर सकते हैं। लेट अस फर्स्ट लिस्ट ऑल द फीचर्स ऑफ द कॉकरोच। फर्स्ट इज कॉकरोच के टोटल 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 3 लेग्स लेफ्ट साइड और 3 लेग्स राइट साइड, जो कॉकरोच को वॉकिंग करने में, रन करने में हेल्प करते हैं। अगर आपने कभी कॉकरोच को चप्पल से मारा है तो आपको ये हार्ड बॉडी उससे फील हुआ होगा। ये हार्ड बॉडी कॉकरोच का कवरिंग होता है, हार्ड आउटर स्केलेटन होता है, जस्ट लाइक द स्नेल। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टू हैव एक्सोस्केलेटन विच इज हार्ड इन नेचर। कॉकरोच के आउटर स्केलेटन में बहुत सारे प्लेट्स होते हैं जो जॉइंट होते हैं एक दूसरे के साथ और जो इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद कॉकरोचेस में 2 पेयर ऑफ विंग्स भी मौजूद हैं, 2 विंग्स लेफ्ट साइड एंड 2 विंग्स राइट साइड। ये विंग्स उसे फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। कॉकरोचेस के बॉडी में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप के मसल्स होते हैं। दे हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। मसल्स जो लेग्स के पास होते हैं, दीज मसल्स हेल्प द कॉकरोच टू वॉक, और जो मसल्स उसके विंग्स के पास होते हैं, दोज मसल्स हेल्प द कॉकरोच टू फ्लाई। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज बर्ड्स। पंछियों को हमने आसमान में उड़ते हुए देखा है, कितने अच्छे लगते हैं ना। दे आर सीन फ्लाइंग इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। बर्ड्स के वैसे तो छोटे छोटे लेग्स भी होते हैं, लेकिन वो इन लेग्स का यूज़ रन करके या फिर वॉकिंग करने में नहीं यूज़ करते ज़्यादा, बिकॉज उससे वो अपने आप को बचा नहीं सकते। अगर कोई उनके पीछे पड़ जाता है, कोई भी हमला करता है, तो उन्हें फ्लाई करके ही अपने आप को बचाना होता है। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ देयर मूवमेंट इज़ विद द हेल्प ऑफ फ्लाइंग ओनली, विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे डक्स, स्वॉन, वो उतना उड़ नहीं पाते। इनका बॉडी बहुत ही भारी होता है, बड़ा होता है, और इसीलिए वो अपने पैरों का यूज़ करते हैं, वेब्ड फीट का यूज़ करते हैं पानी में स्विम करने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम दीज बर्ड्स आर स्पेंडिंग देयर टाइम इन द वाटर ओनली। और जो बाकी चिड़िया होते हैं वो हमेशा फ्लाई करते हैं। इसके पीछे भी उनके बॉडी के स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हाथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर बोन्स आर हॉलो। हॉलो का मतलब जो अंदर से खाली हो, अंदर से पूरा खाली, सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट हो। तो ऐसा कोई भी हॉलो चीज़ जो होगा वो हमेशा लाइट होगा, हल्का होगा। हल्का होगा तभी तो वो अपने पूरे बॉडी को लेके उड़ पाएंगे। That is why we can write this point, bones of the birds are hollow and light. पॉइंट नंबर 2, हमने बर्ड्स में जो विंग्स देखा है, देख के तो हमें लगता है कि उन पंखों के पीछे, पंखों के अंदर कोई भी बोन्स मौजूद नहीं है, बट दिस इज़ नॉट द केस। बर्ड के जो 4 लिम्स होते हैं वो विंग्स के रूप में मॉडिफाई हो गए हैं, और इसी विंग्स की वजह से वो उड़ पाते हैं। और उसके बाद इस 4 लिम्ब के ऊपर जो मसल अटैच होंगे, जो मसल इस विंग को ऊपर नीचे हिलने में हेल्प कर रहा होगा, वो मसल भी इस ब्रेस्ट बोन के यहाँ पे ही अटैच होता है। तो इसीलिए द ब्रेस्ट बोन ऑफ द बर्ड आर मॉडिफाइड टू होल्ड द मसल्स ऑफ फ्लाइट। ज़्यादातर बर्ड्स के पास विंग्स होता है, लेकिन जो भारी बर्ड्स होते हैं वो ग्राउंड पे ही वॉकिंग करते हैं या फिर पानी में स्विम करते हैं, जैसे डक्स एंड स्वॉन। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प्स देम टू स्विम इन वाटर। नेक्स्ट हमारे टेक्स्ट बुक में है फिश।
फिश पानी में ही अपना पूरा जीवन बिताती है, पानी के बाहर वो जिंदा नहीं रह सकती। सो स्विमिंग इज द ओनली मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ विच द फिश कैन मूव। फिश के मूवमेंट को हमें समझने के लिए एक एक्टिविटी करके देखना है। आपको एक पेपर बोट बनाना है और फिर इस पेपर बोट को इस तरीके से ब्रेथ वाइज रख के आपको पुश करके देखना है कि क्या हम बोट को पुश कर पाते हैं आसानी से। और उसके बाद पेपर बोट को इस तरीके से पॉइंटेड पोजीशन पे रख के उसके बाद दूसरे पॉइंट में आपको पुश करके देखना है क्या इस तरीके से हम पेपर बोट को आराम से पुश कर पाते हैं। We will see that when we keep the narrow end pointing forward and then push from the other side, it is more easy for the paper boat to move in water. So this type of shape is called streamlined shape, a type of shape in which the body tapers at both end. Tapers मतलब पॉइंटेड हो जाना दोनों तरफ से। इस टाइप के बॉडी को हम स्ट्रीमलाइंड शेप बोलते हैं और इसीलिए हमारे बोट का शेप भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल किसी फिश की तरह। फिश ऑल्सो हैज़ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। फिश का जो हेड और टेल होता है वो उसके मिडिल पोर्शन से छोटा होता है और ये दोनों तरफ टेपर होता है। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइंड शेप ऑफ द बॉडी। इस शेप की वजह से कोई भी चीज़ पानी में आसानी से स्विम कर सकती है। दिस शेप इज सच दैट द वाटर कैन फ्लो अराउंड इट वेरी इजीली एंड दैट इज़ वाई इट ऑल्सो अलाउज द फिश टू मूव इन वाटर वेरी इजीली। फिश के बॉडी के अंदर भी स्ट्रॉन्ग स्केलेटन मौजूद है जो फिश के बोन्स होते हैं और इसी बोन्स के ऊपर उसके स्ट्रॉन्ग मसल्स एज अ कवरिंग प्रेजेंट है। जब ये फिश स्विम कर रहा होता है तो उसके फ्रंट पार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो बॉडी को थोड़ा कर्व करते हैं। अपने फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी को गोल घुमा के वो टेल को ऑपोजिट डायरेक्शन में कर्व कर लेते हैं एंड देन क्विकली विथ अ जर्क, एक झटके से वो अपने सामने वाले पोर्शन को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं और टेल भी उनका दूसरे डायरेक्शन में आ जाता है। मतलब हेड जो राइट साइड में था वो एक झटके से लेफ्ट साइड आ जाता है और उसका टेल जो ऑपोजिट डायरेक्शन में था वो भी एक झटके से दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। एंड विथ दीज सीरीज ऑफ सच जर्क्स, एक के बाद एक ऐसे झटके से ये फिश लेफ्ट राइट अपने हेड और टेल को करते करते स्विम करते आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है। टेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिश टू स्विम एंड अलॉन्ग विद दिस द फिन्स ऑल्सो हेल्प द फिश टू स्विम इन वाटर। फिश के बॉडी में ऊपर नीचे बहुत अलग अलग टाइप के फिन्स भी मौजूद होते हैं। कुछ फिन्स उसके बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं पानी के अंदर। नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट द मूवमेंट इन स्नेक्स। स्नेक के मूवमेंट को हम स्लिथर बोलते हैं। अब स्लिथर का मूवमेंट अर्थवर्म के क्रॉलिंग मूवमेंट से कैसे अलग है वो हम अभी पढ़ते हैं। स्नेक का जो लंबा सा बॉडी हम देख सकते हैं जो बाहर से सॉफ्ट लगता है, उस बॉडी के अंदर उसका बैकबोन या फिर उसका स्केलेटन मौजूद है और इसी बैकबोन के ऊपर मसल्स प्रेजेंट है जो मसल्स हम बाहर से देख पाते हैं। दे हैव अ लॉन्ग बैकबोन एंड मेनी थिन मसल्स कनेक्टेड टू ईच अदर आर प्रेजेंट। तो हमें स्नेक के बॉडी में ऐसे कर्व नज़र आते हैं ना, यहाँ पे एक कर्व है, देखो यहाँ पे एक कर्व है, यहाँ पे भी एक कर्व है, यहाँ पे भी एक कर्व है। तो ये टाइप के जो कर्व्स होते हैं इसे हम लूप बोलते हैं। वी कैन सी मैनी लूप्स इन द बॉडी ऑफ द स्नेक। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स व्हेन इट मूव्स फॉरवर्ड एंड ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाई प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। ज़मीन को टाइटली एक लूप पकड़ के दूसरा वाला लूप जो होता है वो फॉरवर्ड पुश करने में स्नेक को हेल्प करता है। और इसीलिए किसी भी स्नेक के बॉडी में जितने ज़्यादा लूप्स होंगे वो लूप्स उसे उतना ही फॉरवर्ड पुश देगा और वो उतना ही फास्ट मूव कर पाएगा। इसलिए हम स्नेक को कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए नहीं देखते। स्नेक हमेशा ऐसा कर्व लाइन में लूप्स बना के चलता है और लूप्स बना के चलने इसी मूवमेंट को हम स्लिथर बोलते हैं। तो इन दोनों फोटोज में से स्नेक नंबर ए एंड स्नेक नंबर बी, कैन यू टेल विच विल मूव फास्टर? इस स्नेक ने 1 2 3 4 5 लूप्स बना रखे हैं जबकि इस वाले स्नेक ने सिर्फ 1 and 2 लूप्स ही बनाए हैं। सो डेफिनेटली स्नेक ए विल मूव फास्टर बिकॉज इट हैज़ मोर लूप्स इन इट्स बॉडी। Such type of loops you can see in the picture which is given in your textbook also.
दिस इज हाउ आवर टेक्स्ट बुक टॉपिक इज फिनिश्ड हेयर ओनली। लेकिन एक स्मॉल पार्ट रह गया है, जैसे हम हमारी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को वेल लेबल्ड डायग्राम के साथ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और हमारे मसल्स वर्क कैसे करते हैं पेयर्स में, दैट वी विल स्टडी इन आवर पार्ट 5 वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।